हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग आयु, मोमिता, रेक्ल्यूज, इरशाद, नितेश, आंशिका, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहले तो मुझे बताइए, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। रामवीर, अनुज, आदित्य, काजल, आशीष, आकाश, रॉबिन, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, एक बार मुझे बताओ कि सब्जेक्ट वर्ब वाला चैप्टर बना लिया था। सैटरडे आपकी छुट्टी थी, आपकी छुट्टी संडे को थी, और उसी बीच में आपको सब्जेक्ट वर्ब का 2 शीट मिला होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 2 शीट मिला होगा, वो बना लिया होगा। प्लस आफ्टरनून के बैच में, दोपहर वाले बैच में, जो प्रैक्टिस बैच है, उसमें भी मैं टॉपिक वाइज एरर करवा रही हूँ, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो आपको 3 जगह से बनाना था। 2 दिन की छुट्टी थी, आराम से आपने बना लिया होगा, बहुत ज्यादा नहीं था, बना लिया है सबने। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ में मैंने जो 2 प्रैक्टिस सेट दिया था, साथ में मैंने आंसर भी दिया था। और आंसर में, किसी आंसर में दिक्कत हो तो आप जाके वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद, वीडियो सोल्यूशन भी तो है, वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद फिर आपको आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होने वाली है। वहां मैंने मतलब समझाया है कि ये आंसर है तो क्यों है। देख लिया है ना। मच और मेनी वाला कॉन्सेप्ट ना, वो तो मैं इसमें करवाऊंगी, एडजेक्टिव चैप्टर में करवाऊंगी। मच और मेनी वाला एडजेक्टिव चैप्टर में करवाऊंगी, यहां नहीं करना है। ओके, मच अनकाउंटेबल के लिए सब बन गया है। जिसको कोई भी इसीलिए मैं वीडियो सोल्यूशन देती हूँ ना। वीडियो सोल्यूशन में अगर स्टूडेंट्स को आया कि अगर मेरा आंसर गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो वीडियो सोल्यूशन में मैंने वीडियो सोल्यूशन का रिकॉर्डेड लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बना लिया है। और मैच भी देखा होगा सबने। मैच तो कल का था ना, सैटरडे तो आपकी छुट्टी थी। मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैच एंजॉय भी किया होगा, एकदम सबका मूड फ्रेश हो गया होगा मैच देख के। सब्जेक्ट वर्ब में मच और मेनी वाला नहीं रखना है अंकित, वो मैं एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगी। सब बन गया है, और कुछ नहीं भी बना होगा तो एक्सप्लेनेशन है। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्ब। और वर्ब लेंदी टॉपिक है, तो यू हैव टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स। एनर्जी के साथ वर्ब चैप्टर में आना है। ठीक है, तो आप, मैंने यूट्यूब पे ही 12-13 घंटा वर्ब पढ़ाया है। वर्ब पढ़ाने में मुझे 15-16-17-18 घंटा भी लग सकता है, मतलब क्लासेस लग सकता है। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा वर्ब में क्या चीज है जो इतना लेंदी है। वर्ब इज द मदर ऑफ ग्रामर। मदर ऑफ ग्रामर है वर्ब, लेंदी चैप्टर है। देखो, वर्ब चैप्टर में तो वर्ब पढ़ोगी ही, फिर वर्ब चैप्टर में वर्ब पढ़ना है, फिर टेंस चैप्टर जब मैं अलग से पढ़ाऊंगी। अब ये मत समझना कि मैं वर्ब में ही टेंस पढ़ा दूंगी, टेंस का चैप्टर अलग से रहेगा। आप टेंस चैप्टर में भी वर्ब का यूज होगा। किसी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही बनता है। आपने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब में भी वर्ब चैप्टर आया। वर्ब चैप्टर में तो वर्ब रहेगा ही, टेंस में भी रहेगा ही। जब मैंने थोड़ा बहुत इन्वर्जन पढ़ाया था, इन्वर्जन किसको बोलते हैं, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए, वहां भी तो हर जगह थोड़ा 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 वर्ब का यूज। एडवर्ब में भी वर्ब करेंगे। वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। ये जो वॉइस और नरेशन है ना, सारा खेल वर्ब और टेंस का है। आप बोलोगे मैम आप मदर क्यों बोल रहे हो वर्ब को, क्योंकि हर जगह, जैसे मदर अपना पूरा फैमिली संभालती है, वैसे ही हर जगह वर्ब की जरूरत पड़ती। नरेशन में, वॉइस में, टेंस में, एडवर्ब में, हर जगह वर्ब की जरूरत है। तो वर्ब पढ़ाते समय थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, बहुत लेंदी टॉपिक है, तो हो सकता है कि बोर भी हो जाओ, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्ब पढ़ दोगे ना, तो आपको लगेगा अरे वर्ब में तो मैंने 50% ग्रामर पढ़ लिया। अगर अगर आपका वर्ब चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो मान के चलो कि आपका 50% ग्रामर यहीं पे क्लियर हो गया, क्योंकि वर्ब से भर भर के एरर्स आता है। और आप बोलोगे मैम वर्ब इतना लेंदी चैप्टर क्यों है, क्योंकि वर्ब में बहुत सारा चीज पढ़ना है। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्ब होता क्या है,
फिर स्टेटिव वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब को ऐसा पढ़ के जाना है कि किसी को पढ़ा सको। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होता है। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल क्या होता है। तो वर्ब और पैरेललिज्म क्या होता है, ठीक है, वर्ब और इन्वर्जन है। तो वर्ब में भर भर के, वर्ब में बहुत सारे टॉपिक्स है, एक वर्ब के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स है। और थोड़ा बहुत वर्ब में मैं आपको एक्टिव पैसिव भी टच करूंगी। वैसे मैं एक्टिव पैसिव का अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगी, बट यहाँ वर्ब में भी इसको हम ध्यान देने वाले हैं। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट किया जाए ना। वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब, अगर मैं पूछूं कि वर्ब किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम क्रिया को वर्ब बोलते हैं। किसी भी वाक्य में कोई क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है। जब आप छोटे क्लास में थे तो आपको टीचर बताते थे व्हाट इज, अभी लिखना कुछ भी नहीं, अभी लिखेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। पहले तो थोड़ा वर्ब में ना समझना ज्यादा है। ओके, वर्ब्स आर, जूनियर क्लासेस में कोई पूछे कि क्रिया क्या होता है, किसी भी वर्ड से किसी क्रिया, किसी एक्शन का पता चले, किसी भी वर्ड से किसी काम के होने का पता चले, हम उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, बट ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स ही वर्ब होते हैं। जैसे मैंने लिखा आई नो हिम, फिर मैंने लिखा आई रीच्ड ऑन टाइम। देखो इस सेंटेंस में लिखना अभी कुछ भी नहीं, इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो ये है नो, ठीक है, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह ये सब्जेक्ट है और ये रीच्ड वर्ब है। अगर मैं बोलूं कि वर्ब सिर्फ एक्शन बताता है तो मैं गलत होंगी। आई नो हिम, मैं उसको जानती हूं, तो यहां तो जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे आप अगर हम बोलते हैं ना कि वर्ब किसको बोलते हैं, किसी वाक्य में अगर कोई क्रिया हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो हम उसको वर्ब बोलते हैं। बट यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये तो वर्ब है बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब हमेशा एक्शन ही बताता है। यहाँ पे देखो, ही रीच्ड ऑन टाइम, वो टाइम से पहुंचा, तो चल के गया होगा, पहुंचने में कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ का जो वर्ब है ना, वो एक्शन बता रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे रीच्ड वर्ड से किसी एक्शन का, क्रिया का बोध हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ नो वर्ड से तो कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता है, एक्शन बताने वाले वर्ड्स और कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एक्शन नहीं बताए, वो भी वर्ब होता है। यहाँ भी तो नो वर्ब है, लेकिन ये नॉन एक्शन है। ऐसा वर्ब जिससे कुछ क्रिया, जहां पे कोई क्रिया नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। उसको स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हो, चाहे उसको आप वो भी बोल सकते हो नॉन एक्शन वर्ब। लिखना कुछ भी नहीं अभी, नॉन एक्शन वर्ब। तो अब ये वर्ब का डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है ना, कि सिर्फ एक्शन बताने वाले वर्ब नहीं होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है बट फिर भी वो वर्ब है, तो उस वर्ब को हम नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। और नॉन एक्शन वर्ब का ही दूसरा नाम है स्टेटिव वर्ब, जहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तो स्कूल पहुंचने में क्रिया हुई है, तो हम इसको एक्शन वर्ब बोल सकते हैं, एक्शन वर्ब बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कोई क्रिया हो रही, ठीक है। अच्छा मैं बताती हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग, रुको एक बार मुझे रिफ्रेश कर लेने दो, कुछ बच्चे ना क्लास में नए आए हैं, उनको बताना होगा। रुको। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ ना, ऐसा करती हूँ कि जो बच्चे नए आए हैं ना क्लास में, देखो हर दिन बताना तो पॉसिबल नहीं होता है ना, मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ कि क्योंकि जो शुरू से बैच में है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बीच बीच में ज्वाइन करते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। तो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी आज, और मैं इसी बैच के शुरुआत में, ओके, वीडियो को कैसे देखना है
ओके, क्लासेस कैसे अटेंड करना है वहां पे लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे नए आएंगे ना, हर दिन मुझे बताने में टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, टाइम वेस्ट हो जाता है, कैसे क्या पढ़ना है, तो मैं एक वीडियो बना के डलवा देती हूँ। जैसे आपका पार्ट ऑफ स्पीच है ना, पार्ट ऑफ स्पीच वाला क्लास पहला था, उस क्लास के पहले क्लासेस को कैसे देखना है, ये एक थंबनेल बना के एक वीडियो बना देती हूँ। ओके, नहीं 31 जनवरी में 9:30 बजे वाला बैच देख लो वो बच्चे बेचारे ढूंढते रह जाएंगे। 31 जनवरी का 9:30 बजे मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना है। अभी मैं वो एक डिटेल में बना के और वहीं पे पिन करवा देती हूँ सबसे पहले कि बैच मतलब इंग्लिश को, क्लासेस को कैसे देखना है। ठीक है, ठीक है, बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े, हमारे स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, उसमें अभी बनवा के डलवा दूंगी। लेकिन आज आप लोग आए हो तो यहीं से क्लास अटेंड करो। ठीक है, आज हमारा वर्ब का पहला क्लास है। किसी भी चैप्टर का जो पहला क्लास होता है ना, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ब का कोई बच्चा वर्ब के बीच में आएगा तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वर्ब का हर एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वर्ब का एक भी क्लास मिस नहीं करना है। देखो, अभी मैंने थोड़ा सा बता देती, अभी मैंने इस बैच में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है, कंजंक्शन पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है, 3 चैप्टर पढ़ाया है। तो आप तीनों का रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, और वो कैब का एक बैच चल रहा है, वो मैं वीडियो में बता दूंगी कैसे कैसे करना। आज यहीं से करिए, जब भी आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, तो टाइम मिले तो ये सब कवर कर लीजिए। हो सकता है कि महाशिवरात्रि है परसों, तो महाशिवरात्रि के दिन मैं छुट्टी रखूं, तो एक दिन आपको टाइम मिलेगा तो ये वाला कवर कर लीजिएगा। सैटरडे को ये कर लीजिएगा, संडे को ये कर लीजिए, और बाकी वर्ब में तो लाइव रहना ही है। ओके, तो चलो वर्ब अब पढ़ते हैं। एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब, थ्योरी ऐसे लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिखो व्हाट इज वर्ब। वर्ब ने सदियों पहले, अब वो वाला डेफिनेशन बचपन वाला नहीं लिखना है, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स, जिस वर्ड से किसी क्रिया का बोध हो रहा है वो वर्ब है, नहीं। कभी कभी कोई क्रिया का बोध नहीं होता है, फिर भी वो वर्ब होता है। जैसे लिख दिया मैंने, ही लाइक्स कॉफी, उसको कॉफी पसंद है, तो कॉफी को पसंद करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट फिर भी यहाँ पे वर्ब है, तो ये नॉन एक्शन हो गया, लिखना नहीं। फिर मैंने लिखा ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी को पिया, पीने में क्रिया हो रही है ना, तो यहाँ पे ग्लास को उठाया होगा, पिया होगा पानी, एक्शन हो रहा है। ओके, तो वर्ब वर्ब होता क्या है, तो आपको बोलना है वर्ब क्या होता है। वर्ब किसके बारे में बताता है, वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। सदियों पहले वर्ब ने समझौता किससे किया है, सब्जेक्ट से, कर्ता ने क्रिया से समझौता किया, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो वर्ब में एक्शन नॉन एक्शन वो सब नहीं बताना। वर्ब इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमारा कर्ता, वर्ब हमारा कर्ता, डूअर, जिसके बारे में बात कही गई है ना, उसको हम वाक्य में सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब वर्ब क्या काम करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ओके, वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है। आप बोलोगे ना कि मैम वर्ब कर्ता के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, इट टेल्स अस, ऐसा मत लिखो। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स लिखोगे, पढ़ने में मजा आएगा। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य, उसके बारे में बताता है। सब्जेक्ट के स्टेट के कार्य वाला ही तो एक्शन वर्ब होता है ना, और स्टेट बताने वाला नॉन एक्शन वर्ब होता है, जिसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। या सब्जेक्ट के ओनरशिप को भी बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई चीज ओन किया गया है, मतलब मालिकाना अधिकार, ओनरशिप के बारे में भी बताता है। ठीक है, ओनरशिप या आप बिलोंगिंगनेस बोल सकते हो। सब्जेक्ट के द्वारा कोई चीज बता रही हूं, ओन किया गया, सब्जेक्ट के पास कोई चीज है। सेंटेंस देखना, मैंने लिखा आई हैव अ पेन, दूसरा लिखा आई लाइक इंग्लिश,
फिर लिखा he is good। ठीक है, छोटा छोटा ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लिख लो, बाकी तो हम लेंदी से करेंगे। फिर लिखा he wrote the book, he ran fast। एक मिनट अभी लिखिएगा नहीं, मैं आपको टाइम दूंगी, वर्ब में आपको धीरे धीरे जाएंगे, वर्ब में आपको पूरा टाइम दूंगी। ये देखो यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैव वर्ब है। अब बोलोगे मैम हैव कैसे पता चला कि वर्ब है? वर्ब, कोई भी वर्ड वर्ब है कैसे पता चलता है? उसका आईएनजी बना के देखो, हैव का हैविंग भी बनता है और हैव का पास्ट हैड भी बनता है। जिसका आईएनजी बन गया, जिसका पास्ट बन गया, इसका मतलब है कि ये वर्ब है। और लाइक भी लाइक्ड पास्ट होता है, ये भी वर्ब है। और इज भी वर्ब है, ठीक है, इज भी वर्ब है। आई हैव अ पेन, यहाँ पे क्या बता रहा है बताना, यहाँ क्या बता रहा है? वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब है सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? आई हैव अ पेन, एक्शन तो कोई नहीं हो रहा है, स्टेट भी नहीं बता रहा, ओनरशिप बता रहा है, मैं एक पेन का मालिक हूं। आई हैव अ पेन का मतलब है आई पोजेस अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक घर है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है, मालिकाना अधिकार, मैं पेन का मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं। आई लाइक इंग्लिश, यहाँ भी ये देखो ही इज गुड, यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है, उसकी स्टेट बताई जा रही कि वो कैसा है, वो गुड है। आई लाइक इंग्लिश, तो चलो यहाँ पे भी स्टेट का सेंस ही दे रहा है, उसको क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। अब मुझे बताओ कि ये तीनों वर्ब कौन सा है, क्या लग रहा है? तीनों वर्ब में कोई एक्शन हो रहा है? पेन के होने में कोई क्रिया नहीं है, इंग्लिश को पसंद करने में कोई क्रिया नहीं है, वो अच्छा है, अच्छा होने में भी कोई क्रिया नहीं है। तो ये जो तीनों वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब। और यहाँ पे देखो बुक लिखने में क्रिया हो रही है, दौड़ने में क्रिया हो रही है, तो ये सारा क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का दूसरा नाम डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक वर्ब। तो आप लिख लीजिए इसको, छोटे छोटे चीजों से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो अब तो पता चल गया ना कि वर्ब क्या बताता है। और ये जो ओनरशिप और स्टेट है ना, ये दोनों नॉन एक्शन वाला वर्ब होता है। जिस वर्ब से स्टेट पता चले, मालिकाना अधिकार पता चले, उसको हम नॉन एक्शन के कैटेगरी में डालते हैं, और एक्शन तो एक्शन वाले में रहता। तो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्योंकि वर्ब ने सदियों पहले क्रिया ने कर्ता से एग्रीमेंट किया था। और सब्जेक्ट के बारे में क्या किया था बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य, जैसे यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट की स्थिति बता रहा है, सब्जेक्ट के का ओनरशिप बता रहा है। लिख लिया ये? विकास इधर आना, जब सौरभ आएगा ना तो CHSL में लड़कों की अवेलेबिलिटी देखना, शिवरात्रि के दिन परसों, हाँ शाम में भी अगर अवेलेबल हो पूछ लेना ग्रुप पे कब अवेलेबल है। नहीं उन लोगों को लग रहा है ना मैम ने लड़कियों को लेके छोड़ दिया, मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे थे। नहीं उस शिवरात्रि के दिन ले लेंगे, कि पहले सौरभ डालेगा ग्रुप पे। अरे शिवरात्रि परसों ही है, शिवरात्रि में कौन सा एंजॉय करेगा? जितना अवेलेबल है हमारे पास इतना है, तो सबका थोड़ी हो जाएगा, 2 3 4 बार लेना। ठीक है, मैं देख लूंगा। लड़कों का एक चला जाना चाहिए। नहीं मैं कर दूंगा। हाँ सौरभ आता है ना, मैंने सौरभ बोल दिया निकालने के लिए, मैंने कल परसों ही बोल दिया, ग्रुप पे डालेगा। टॉप 100 में डालो, पहले जितना है 100 के अंदर 200 में डालो।
ओके, हो गया ना। चलो, वर्ब ये बता रहा है, ठीक है, यही वही वाला लिखा है मैंने जो आपको लिखा था ना, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। देखो, ही गेव अ बुक, उसने एक बुक दिया, देने में क्रिया हुई है ना, तो ये एक्शन वर्ब हो रहा है। देखो, उसने बुक दिया और ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, मतलब हर ने उसको आके बुक दिया। ठीक है, यहाँ ही ने खुद को, ही ने किसी और को दिया, बट यहाँ ही को कोई और आके दिया। यहाँ कोई गर्ल ने इसको आके दिया, बट यहाँ भी सेंटेंस पैसिव जा रहा है, बट यहाँ भी कोई और भी आके दे रहा है आपको किताब, आप दे रहे हो या कोई और आपको आके किताब दे रहा है, तो एक्शन तो हो ही रहा ना। यहाँ कोई आप कर रहे हो काम और यहाँ कोई और आके काम कर गया। आई हैव अ बिग हाउस, तो यहाँ पे हाउस होना ओनरशिप बता रहा है, ये नॉन एक्शन है। ही इज इल, वो बीमार है, बीमार होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ का इज भी नॉन एक्शन। तो एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नॉन एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। तो जब मैं स्टेटिव वर्ब यूज करूंगी ना, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिस वर्ब से कोई क्रिया नहीं का पता नहीं चलता है। एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां क्रिया हो रही है। आप बोलोगे कि मैम इसको आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब के, मतलब इससे कैसे एरर आता है बताऊंगी। लड़कियों का इंटरव्यू गया है ना, कुछ बच्चों को लगा है कि मैम ने CHSL में सिर्फ लड़कियों को लेकर इंटरव्यू छोड़ दिया है, लड़कों का नहीं लूंगी। अरे सिलेक्शंस तो ज्यादा लड़कों का ही है, तो कैसे छोड़ दूंगी। मैम ने भेदभाव किया है, लड़कियों को ज्यादा फेवरेटिज्म किया है, नेपोटिज्म किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। स्टेटिव वर्ब ही ओनरशिप बताने वाले वर्ड्स ही स्टेटिव वर्ब के अंदर आता है। ये मत सोचना ना कि ओनरशिप और स्टेटिव में क्या डिफरेंस है। जो भी वर्ड मालिकाना अधिकार बताए वो भी स्टेटिव वर्ब के अंदर में आता है। तो याद रखना कि स्टेटिव वर्ब के अंदर में दो तरीके के वर्ब आते हैं। एक तो स्टेट बताने वाला वर्ब स्टेटिव वर्ब है, और ओनरशिप बता रहा है जिस वर्ड से मालिकाना अधिकार का पता चले, वो भी स्टेटिव वर्ब के अंदर में, कुछ अलग अलग नहीं, ठीक है। लड़कियों का अलग से इसलिए ले लेती हूँ ना, लड़कियां कभी कभी क्या होता है कि लड़कों भी रहते हैं तो वो खुल के बात नहीं कर पाती, अकेले लड़कियां रहती है ना, तो वो सब अपना बात को शेयर करते हैं। लिख लिया, हाँ। अब मैंने यही बताया है, ठीक है। लिखने का मन हो लिखना, नहीं लिखने का मन हो मत लिखना, वैसे बता ही दिया मैंने। बेस्ड ऑन एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे, ठीक है, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया, बता दिया। एक है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब में स्टेट भी बताता है और ओनरशिप भी बताता है। ओनरशिप और स्टेट बताने वाले वर्ड दोनों स्टेटिव वर्ब के अंदर आएगा। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, उसके इंटेलिजेंट होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो अगर कोई क्रिया नहीं हो रही है तो वो स्टेटिव वर्ब है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। आई डोंट थिंक कि आपको फिर से लिखने की जरूरत है। ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया है। कुछ एग्जाम्पल दे दिया मैंने। शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, तो यहाँ का जो हैज है ये वर्ब है और ये ओनरशिप बता रहा है। कोई चीज के हो, कोई चीज आपके पास है, उसमें भी तो क्रिया नहीं हो रही है, तो ये भी वर्ब है, और कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव वर्ब है। ही लाइक्स इंग्लिश, इंग्लिश को लाइक करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मतलब नॉन एक्शन। मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, कोई चीज पसंद करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये स्टेटिव वर्ब। कोई चीज होता है ना, प्रेफर करना, लाइक करना, लव करना, पसंद करना, वो सब में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये सब स्टेटिव वर्ब है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे आपने लिख लिया है, आपने लिख लिया स्टेटिव वर्ब। अब एक्शन वर्ब पे आ जाओ।
दो तरह का वर्ब है, एक स्टेटिव और एक एक्शन। एक्शन वर्ड को भी हम डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। देखो स्कूल जाने में क्रिया हो रही है ना, पैदल पैदल स्कूल जा रहे हो, दौड़ने में क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो ये भी एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का आपने एग्जाम्पल तो लिख ही लिया है, अननेसेसरी अपने नोट्स को लेंदी क्यों करेंगे, जहां लिखना होगा मैं बता दूं। ठीक है, दौड़ने में ये सब एक्शन वर्ब हो गया। मंकीज आर ईटिंग द बनानास, मंकी का बनाना खाने में क्रिया हो रही है। यहाँ तो चलो दो वर्ब है, जब भी वाक्य में दो वर्ब आ गया ना, तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ऑक्सिलरी वर्ब को देखो, ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। कभी कभी सेंटेंस में दो वर्ब आता है, तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग दोनों सेम है, और दूसरा वाला मेन वर्ब है। लेकिन दोनों वर्ब तो एक्शन को ही बता रहा है ना, मंकी का बनाना खाने में क्रिया हो रही, वो कार को बहुत स्लोली चलाया, तो यहाँ भी कार चलाने में क्रिया हुई है, कहीं पहुंचने में भी एक्शन हुआ है, तो ये सारे एक्शन वर्ब। मैंने आपको क्या बताया, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भाग में बांटा गया, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। कुछ एग्जांपल्स दिया स्टेटिव वर्ब वाला, और मैंने फिर कुछ एग्जांपल्स दिया एक्शन वर्ब वाला। ठीक है, एक बार बता दो, स्लाइड हटा दे रही हूं, आपने लिख लिया है, थोड़ा सा ही एग्जाम्पल लिखना है। स्टेटिव वर्ब का एग्जाम्पल आपने लिख लिया, और फिर आपने एक्शन वाले डायनेमिक वर्ब का भी एग्जाम्पल लिख लिया है। ओके, दोनों का लिख लिया है, बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, फिर पढ़ने में भी मजा नहीं आता, एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना है। I will tell you how can we know that it is auxiliary. I'll tell you, okay, the difference between auxiliary. Right now we are doing the difference between stative verb and action verb. Okay, अभी हम डिफरेंस कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब पर, फिर ऑक्सिलरी और मेन भी बताऊंगी। चलो ये हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन बेस्ड, इससे मैम क्वेश्चन कैसा आता है, आपने स्टेटिव वर्ब का जिक्र किया और आपने एक्शन वर्ब का जिक्र किया। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और एक्शन वर्ब वो होते हैं जहां पे एक्शन हो रहा है। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, देखो आपने पढ़ा है ना एडवर्ब। एडवर्ब हम क्या किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो आपने पढ़ा है कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण होते हैं, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, आप कैसे बोल रहे हो कि वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बता सकता है। तो यहीं पे काम आएगा, जब भी कोई वर्ब है जहां पे एक्शन हो रहा है, एक्शन वाले वर्ब, जो एक्शन वाले वर्ब है ना, वो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। सॉरी, एक्शन बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब के साथ एडवर्ब यूज होता है, और जो भी वर्ड स्टेटिव हो, स्टेटिव वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये भी दिमाग से हटाना कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स हमेशा एडवर्ब होते हैं, कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। तो आप बोलोगे कौन सा वर्ब, स्टेटिव वर्ब, तो ये लिख लो, स्टेटिव वर्ब ये अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, और एक्शन वर्ब ये एडवर्ब लेता है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब तभी बताएगा, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब ऐसा तभी होगा, एडवर्ब तभी यूज करेंगे जब वो वर्ब एक्शन वाला हो। अगर स्टेटिव वाला हो तो हम एडवर्ब नहीं यूज करेंगे, हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। अभी ऑक्सिलरी और मेन पे मत जाइए, मैं सब पे आऊंगी, टेंशन नहीं लेना। मैंने लड़कियों का जो इंटरव्यू लिया था, और मैं बार बार मैं बोलती हूँ ना, तो हो सकता है आप लोग को लगे अरे मैम तो बकबक करते रहती है, लड़कियों से बार बार इस चीज पे बता रही थी, क्लोस्टस PQRS और पैसेज पे बोल रही थी। मैं उनसे बुलवा रही थी, मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपके दोस्त बोलेंगे तो समझ में आएगा। मैं उनसे बोलती थी, बताओ क्लोस्टस PQRS में मतलब क्या दिक्कत आती थी। शुरू में 0 स्कोर आता था ना, शुरू में नेगेटिव आता था, बोलते थे हाँ मैम हम लोग भी बहुत परेशान थे, कभी 2 आए कभी 1 आए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला ना कि कब हमारा क्लोस्टस PQRS इंप्रूव हो गया। ये एक लाइन वो बोले,
कि हम लोग अलग से नहीं बनाते थे क्लोज टेस्ट PQRS, बस हमने अलग से बनाने का टाइम नहीं था, बस आपके क्लास में रेगुलर आते थे और ऊपर नीचे होते होते तक हमारा क्लोज टेस्ट PQRS में ग्राफ पता ही नहीं चला कि कब इंप्रूव हो गया। तो वही चीज मैं बोलती हूँ कि 0 भी आए बट क्लास में रेगुलरिटी में आना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा और आपका इंप्रूव भी हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। और वो कैब के लिए तो समुद्र मंथन के अलावा और कुछ है नहीं। सब इंप्रूव हो जाएगा। रेगुलर रहो, रेगुलर। अभी तो लड़कियों का लिया, उन्होंने अपना सब शेयर किया, और अभी तो लड़कों का लूंगी। और लड़के में बहुत सारे हैं, लड़के तो बहुत सारे हैं। एक बार में इंटरव्यू, एक बार में सबको ला भी नहीं सकती ना। हम लोगों ने अभी 150 क्रॉस कर लिया है, ठीक है। 150 क्रॉस, सब लोग आ भी नहीं पाते हैं ना सबका। उस दिन मैंने सैटरडे को लिया, तो उस दिन बैंक क्लर्क का भी SBI का एग्जाम था, तो कुछ नहीं आ पाए थे। अलग अलग नहीं, एक साथ सब आ जाएंगे। फिश मार्केट, मछली बाजार हो जाएगा। तो स्टेटिव वर्ब जहां भी रहे उसके बाद एडजेक्टिव होगा, एक्शन वर्ड जहां भी रहे एडवर्ब होगा। चलो एग्जांपल्स। हाँ, ये स्वीट क्या है? स्वीट, एक तो स्वीट मिठाई है, वो अलग है। स्वीट एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव में ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। स्वीट, देखो ये एडजेक्टिव है, स्वीट मतलब मीठा, और स्वीटली एडवर्ब है, एडवर्ब में ly लग गया, एडजेक्टिव। बिटर का मतलब है कड़वा, कड़वा किसी चीज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और जब भी एडजेक्टिव में ly लग गया, एडवर्ब बन गया। यहाँ भी जब भी ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसको तो डिटेल में करने वाले हम। और हाँ, तो अब बताओ, यहाँ पे यहाँ पे मैंने एडवर्ब यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज किया। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? रोज, ये जो रोज है ना, रोज की जो खुशबू है, काफी मीठी खुशबू है इसकी। तो देखो, रोज जो है ये तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग कोई क्रिया थोड़ी करेगा। हम बोल रहे हैं कि ये जो फूल है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मेल है ये स्टेटिव वर्ब है। यहाँ स्मेल करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग कोई क्रिया कर नहीं सकता है। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट परफॉर्म अ एक्शन, तो स्मेल ओवर हियर इज अ स्टेटिव वर्ब। बट यहाँ पे बर्ड्स के गाना गाने में क्रिया हो रही है ना, तो दिस इज एन एक्शन वर्ब। और जब भी एक्शन वर्ब आ गया वो अपने साथ एडवर्ब लेगा, और जब भी स्टेटिव वर्ब आ गया वो अपने साथ एडजेक्टिव लेगा। उसी तरह इससे ऐसे वाला एरर्स आता है। ही वॉज वीपिंग, वीपिंग का मतलब है रो रहा था, रोने में क्रिया हो रही है, रोने में क्रिया हो रही है ना। कोई व्यक्ति ही लिविंग थिंग है, रोने का काम कर रहा है, तो एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा। बट यहाँ पे देखो, द फूड, फूड का जो स्वाद था ना बहुत कड़वा था, तो फूड टेस्ट करने में यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही। यहाँ बोला क्या जा रहा है, जो फूड का स्वाद था, फूड नॉन लिविंग थिंग है, जैसे रोज भी नॉन लिविंग थिंग था। नॉन लिविंग थिंग कोई एक्शन कर ही नहीं सकता है, तो यहाँ का टेस्टेड नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। लिखो इसको पहले, आगे जब हमारा बैच जाएगा ना तो मैं बताऊंगी। देखो ये स्टेटिव वर्ब है और अपने साथ एडजेक्टिव लेगा, तब आपको याद रखना है कि स्टेटिव वर्ब हमेशा एडजेक्टिव लेता है, जिस वर्ब में एक्शन हो रहा है वो एडवर्ब लेता है। और सिलेक्शन लेके बोल भी रहे हैं कि मैंने आपका टेलीग्राम से इलीगल बैच किया था, और मुझे हंसी भी आ रही थी। जहां से सिलेक्शन लेना है लीजिए, जहां से लेना है, पेड बैच में लीजिए। पेड बैच में थोड़ा इजी हो जाता है, रेगुलरिटी में क्लास चलना चाहता है। यूट्यूब से भी बच्चे भर भर के सिलेक्शन ले रहे हैं, और ये जो मेरा बैच को इलीगल तरीके से कोई आपके भाई
भाई बहन जो इलीगल तरीके से टेलीग्राम पे बैच चला रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है, वहां से भी लिया है। क्योंकि 2 साल तक मैं एक्टिव नहीं थी, कॉपीराइट नहीं डलवाती थी, अब कॉपीराइट डलवाना शुरू कर दिया। वहां से भी वो बोल भी रहे हैं, वहां से भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। जहां से लिया है बस सिलेक्शन लेना है। वो आके बोल रहे थे मैम बुरा मत मानिएगा, हमने वो भैया जो टेलीग्राम पे आपका इलीगल तरीके से बैच डालते थे वहां से लिया। तो गुस्सा नहीं आता, खुशी इस बात की है ना, कहीं से पढ़ के ले लिया ना सिलेक्शन। ऑनेस्ट बंदा है। लेकिन मैंने अपना जीएस भी मैं पूछ रही थी, मैंने मैक्सिमम देखा कि मैक्सिमम बच्चे जीएस परमार सर से ही कर रहे थे। तो मैं परमार सर को तो पर्सनली जानती नहीं हूँ, ठीक है, उनको पर्सनली मतलब मेरी उनसे बातचीत होती नहीं है, बट आप ही लोग के थ्रू पता चलता है कि अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे जीएस वाले, इसलिए मैं पूछा कि जीएस कहाँ से कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले ना कि जीएस के लिए बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो उस वीडियो के थ्रू अगर कोई जीएस में स्ट्रगल कर रहा है तो सर से पढ़ सकता है। मैथ्स के लिए तो आपके पास, मैथ्स के लिए मैं बोल दूंगी तो थोड़ी पढ़ लोगे। मैथ्स में तो पहले से आपने डिसाइड कर लिया, इतने सारे टीचर्स है, किससे पढ़ना है। ज्यादातर आप लोग जीएस के लिए पूछते हो मेरे से, ज्यादातर जीएस के लिए पढ़ते हो, तो परमार मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखा ना, परमार सर के स्टूडेंट्स। तो ऐसा ऐसा ना ड्रामा नहीं करना कि मैम आप प्रमोट कर रहे हो अपने बैच में टीचर को। मैं किसी को नहीं प्रमोट कर रही, मैं तो परमार सर को जानती भी नहीं हूँ। मैं बस अपने स्टूडेंट का रास्ता इजी कर रही हूँ कि जो जीएस के लिए स्ट्रगल करते हैं वो जा सकते हैं। मैं बोल ही सकती हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आए किसी दूसरे टीचर के पास भी जा सकते हो। बट मैक्सिमम बच्चों से मैं पूछ रही थी तो वही बता रहे थे कि परमार सर से पढ़ते हैं। चलो ये हो गया। और भी कुछ करते हैं। ही वॉज बिटर या बिटरली डिसअपॉइंटेड। हाँ, वो बहुत ज्यादा निराश था। देखो शी वॉज फीलिंग, पहले पहले ये वाला छोड़ो, ये वाला छोड़ दो, नीचे वाला देखो। शी वॉज फीलिंग हंग्री, मतलब उसको भूख लगी थी, और भूख लगने में कोई क्रिया नहीं हो रही है ना। भूख लगना किसी फीलिंग को, स्टेट को बता रहा है, तो एडजेक्टिव चाहिए। हंग्रीली तो एडवर्ब है। उसको भूख लगी थी, भूख जैसा फील हो रहा था, तो एक फीलिंग है, और कोई भी फील करने में कोई क्रिया नहीं हो रही। बट शी एट, एट मतलब उसने सारे फूड को एकदम हंग्रीली खा लिया। एट, एट वर्ब है, और कैसा वाला वर्ब है? एक्शन वाला, एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा, और ऊपर वाला ये स्टेटिव वर्ब है, फील करना, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेगा। स्टूडेंट का काम आसान हो जाए, अब इजी हो जाए। सिर्फ इंग्लिश की वजह से तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। हमारे स्टूडेंट को जीएस भी पढ़ना है, हमारे स्टूडेंट को मैथ्स भी पढ़ना है, हमारे स्टूडेंट्स को रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर है, तो कोई एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन थोड़ी होता है। आप वीडियो देखना विशाल, वहां पे लड़कियों ने बोला है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है। एसएससी की तैयारी करने आते हो ना, हिंदी इंग्लिश कुछ मैटर नहीं करता है, आप बस डेडिकेशन रखें। देखो वो बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड था। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे मुझे अभी डालना नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन ना मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाती तो ज्यादा अच्छा होता। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, और ये डिसअपॉइंटेड था, सैड था, और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे वॉज वर्ब है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम सैड होना, सैड होने में तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो एडजेक्टिव चाहिए ना। नहीं, क्योंकि यहाँ डिसअपॉइंटेड खुद में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता फिर से एडजेक्टिव नहीं बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, ठीक है। तो आपको जब मैंने पहला दिन क्लास लिया था तो आपको याद होगा, आपको याद होगा कि ये जो एडवर्ब होता है ना, ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बताता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो भी तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, स्टेट बताया जा रहा है कि वो दुखी था, और स्टेट बताने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन आपने एडवर्ब क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे बाद में एक एडजेक्टिव लगा हुआ, और एक एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बता सकता है।
बिटरली डिसअपॉइंटेड हो। आई गेट डिफिकल्टी इन रिकग्नाइजिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच देखो, पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास देखो, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का 4 क्लासेस लिया है। तो बस अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने क्या सीखा बस कि स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव यूज होता है और एक्शन वर्ड के साथ एडवर्ब का यूज होता है। ठीक है, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। अब आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर का। फ्लावर्स, इतनी अच्छी फ्लावर्स की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं उसको तोड़ना चाहता था। तो अगेन वही है, स्वीटली वर्ड डाल दिया। स्वीटली एडवर्ब है और स्मेल वर्ड, फ्लावर्स की स्मेल वर्ड नॉन एक्शन है, स्टेटिव वर्ब है। और क्वेश्चन रॉन्ग है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब तो कभी लेगा ही नहीं। तो स्वीटली भी हटा और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हटेगा क्योंकि क्वेश्चन गलत है। तो आंसर ये होगा, ये विल नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा सा टेंस का एरर भी डाल दिया। द फ्लावर्स विल स्मेल सो स्वीट, यहाँ पर अगर रहता विल स्मेल नहीं होगा। विल स्मेल का मतलब होता है कि फ्लावर्स इतना अच्छा खुशबू देगा, इतना अच्छा खुशबू देगा नहीं, फ्लावर्स इतना अच्छा खुशबू दे रहा था ना कि मैं उसको तोड़ना चाह रहा था, देगा नहीं। तो आंसर इज सी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सागर, आप मेरे टीम से बात करिए, ठीक है। वीडियो कुछ देर चलने के बाद अगर दिक्कत हो रही है, इससे बात मतलब बात नहीं करिए, मैसेज डालिए 9995835832 और मैंने तो एक ईमेल भी दिया है आपको HRUClive@, उसमें मेल करिएगा, वो सब आपको रिप्लाई करेंगे। 9995835832 पे मैसेज डालो या HRUClive HRUClive@gmail.com पे भी आप मेल कर सकते हो। चलो ये भी हो गया। स्वीट इसलिए आया ना क्योंकि स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब एडवर्ब ना लेके स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली। ब्लाइंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ly लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। जो ओल्ड मैन है वो अंधा है, सो डोंट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कांट रीड। तो यहाँ पे किसकी विशेषता, इज है, यहाँ पे इज वर्ब है और इज कैसा वाला है, किसी के अंधे होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये वर्ब है और कैसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेता है। और वैसे भी ओल्ड मैन की विशेषता बताई जा रही है, ओल्ड मैन नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। उसी तरह ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली, वो बहुत विनम्र दिख रहा है, ही इज बीइंग पोलाइट। तो विनम्र दिखने में कोई क्रिया नहीं हो रही, ही इज बीइंग पोलाइट, वो बहुत ज्यादा विनम्र दिख रहा है। तो यहाँ भी ये बीइंग जो है ये नॉन एक्शन है। विनम्र होने में, पोलाइट होने में कोई एक्शन नहीं हो रहा, और कोई एक्शन नहीं हो रहा तो एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। दीज आर PYQs। द नंबर वाले में सब्जेक्ट प्लूरल होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नाउन तो प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा। पोलाइट,
ये भी हो गया। मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट। मैंगोज का जो स्वाद होता है ना, ये बहुत मीठा होता है बाकी सारे फ्रूट्स। तो मैंगोज का स्वाद मीठा होता है, और ये स्वीटली तो एडवर्ब है। और मैंगोज नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग तो कोई एक्शन नहीं करेगा, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेगा। अब मुझे स्वीट लेगा। अब मुझे बताओ कि स्वीट होगा या स्वीटर होगा। एडजेक्टिव थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ना। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्वीट मतलब मीठा है, स्वीटर मतलब दो के बीच में मीठा, और स्वीटेस्ट से सबसे मीठा। अब आप बोलोगे मैम हर जगह तो आप स्वीटली काट के स्वीट लगा रहे थे, पर यहाँ पे दैन लगा है ना, कंपैरिजन हो रहा है। मैंगोज का कंपैरिजन बाकी सारे फलों से हो रहा है, तो हम स्वीट ना डाल के स्वीटर डाल दे, सिंस यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अरे स्टेटिव वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। अरे वर्ब का किसी भी टेंस, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब किसी भी टेंस में कर सकते हो भाई। जैसे मैंने लिखा आई नो हिम, आई नो हिम स्टेटिव वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है। आई न्यू हिम, आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था, ये भी स्टेटिव वर्ब है, ये पास्ट में है। जैसे जैसे एक्शन वर्ड का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बनता है ना, स्टेटिव का भी बनता है। देखो मैंने लिखा ही इज गुड, गुड तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, इसी का मैं पास्ट बना देती हूँ, तो स्टेटिव वर्ब का पास्ट प्रेजेंट बनता है, बनता है, बनता है। स्वीटेस्ट इसलिए नहीं आएगा, दान लगा है। एक साइड में मैंगो है और एक साइड में सारे फ्रूट्स है, दान लगा है, तो कंपैरिजन हो रहा है ना। तो स्टेटिव वर्ब भी प्रेजेंट पास्ट हो सकता है। ओके देखो, ही हैज अ पेन, ये भी स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पेन में कोई क्रिया नहीं हो रही है, हैज में, इसका पास्ट बना सकते हैं, ही हैड अ पेन। तो स्टेटिव वर्ब का भी पास्ट बनता है भाई, कोई भी वर्ड वर्ब है तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो बनेगा ना। ठीक है, मोर हटा दोगे, मोर हटा दे, सिंपली स्वीटर लगाएंगे, मोर भी हटेगा, सिंपली स्वीटर होगा। ईआर लगा के बन ही गया है तो फिर से मोर नहीं लगाना, नहीं नहीं मोर भी हटा देना। ओके मोर हटा देना। हाँ, जिसका ईआर लगा के बनता है ना, उसमें हम मोर नहीं लगाते हैं। जैसे स्वीटर है, ईआर लगा के बन गया, बेटर लग का ईआर लग गया, वाइजर का ईआर लगा के बनता है, तो हम मोर नहीं लगाएंगे। और जिसका नहीं बनता है, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है, तब हम वहां पे मोर लगाते हैं। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं बनता है, तब हम मोर लगाते हैं। बट यहाँ तो ईआर लगा के बन ही रहा है, मोर नहीं लगा, मोर मोर हटा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम स्टेटिव वर्ब से स्टेटिव वर्ब से और दूसरा कैसे एरर आता है। एक तो ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब पढ़ाने के पीछे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और दूसरा स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है। तो एक तो स्टेटिव और ये से ऐसा वाला एरर आता है, और दूसरा एरर क्या आता है, जो एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, जो एक्शन वर्ब, दूसरा एरर ऐसा आता है कि जो एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, उसका आईएनजी फॉर्म बनता है, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों। आईएनजी फॉर्म किसका बनता है, किसी भी वर्ड का आईएनजी कब बनता है। जैसे मैंने लिखा ही इज रनिंग, ही इज राइटिंग, ही इज टॉकिंग, सबका आईएनजी बन रहा है ना। ये आईएनजी क्या बताता है, आईएनजी बताता है, कोई भी आईएनजी फॉर्म बताता है कि काम कंटिन्यूएशन का सेंस देता है। कोई भी आईएनजी फॉर्म बताता है ना कि काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, या काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था, या फ्यूचर में काम कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा। जैसे ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, ही वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा था, ही विल बी रनिंग, वो दौड़ रहा होगा। तो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आईएनजी क्या सेंस देता है, कंटिन्यूएशन। और कंटिन्यूएशन का मतलब है काम लगातार चल रहा है, तो कंटिन्यूएशन में वही वर्ब आएगा ना जिसमें कोई क्रिया हो रही है। ओके, जब कोई काम में एक्शन हो रहा है तो उसी को तो हम कंटिन्यूएशन में डाल सकते हैं ना।
लेकिन जो वर्ब स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम उसको कंटिन्यूएशन में आईएनजी में नहीं डाल सकते, बट एक्शन वर्ब में तो कंटिन्यूएशन का सेंस जा सकता है ना, इसलिए आईएनजी लगेगा। तो इसलिए एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, ये सब लिखने की जरूरत, अभी ये सब मत लिखना, सिर्फ लिखो ऐसा वाला लिख सकते हो। दूसरा कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और सॉरी एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और स्टेटिव का आईएनजी नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेटिव वर्ब में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है तो उसको हम कंटिन्यूएशन में नहीं डाल सकते, बट एक्शन वर्ब में तो एक्शन हो रहा है ना, एक्शन मतलब कंटिन्यूएशन का सेंस जा सकता है, और जहां कंटिन्यूएशन का सेंस जाएगा आईएनजी होगा। अभी एग्जांपल्स देती हूँ। ही इज रनिंग, ही वॉज रनिंग, कुछ भी कर सकते हो, पास्ट में भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। टेंस से मत जोड़ो, स्टेटिव वर्ब का भी टेंस बदलता है, एक्शन वर्ब का भी टेंस बदलता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स दे रही हूं। स्वीटर और मोर एक साथ नहीं आएगा, दोनों कंपेरेटिव हो जाए। चलो, आई एम नोइंग द ट्रूथ। हाँ, थोड़ा सा नोइंग वाला वैसे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। आई एम नोइंग द ट्रूथ, मैं सच्चाई जान रही हूं, और सच्चाई जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, सच्चाई जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो नो स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे नोइंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी होता ही नहीं है, तो आईएनजी हटेगा तो एम भी तो हटेगा, होगा क्या? आई नो द ट्रूथ। याद रखना कि यहाँ का नोइंग वर्ब का काम कर रहा था, और कौन सा वर्ब का? स्टेटिव वर्ब का, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता, आईएनजी हटेगा तो एम भी हट गया। अब आप मुझे बोलोगे ओके, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ का नोइंग को तो आपने गलत बता के नो कर दिया, बट यहाँ का नोइंग सही है। नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स, ओके, किसी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ का नोइंग सही क्यों है? वैसे मैं इसको आपको डिटेल में जब जीरेंड पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी। देखो, यहाँ का नोइंग वर्ब था। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि यहाँ का नोइंग वर्ब था? जब भी सेंटेंस में आईएनजी के पहले इज आया, एम आया, आर आया, वॉज आया और वर आया, और उसके बाद आईएनजी आ रहा, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, जब भी उसके बाद आईएनजी आएगा ना, इज एम आर के पहले, सॉरी, आईएनजी के पहले इज एम आर लगा हो, या इज एम आर के बाद कोई आईएनजी आ रहा है, तो वहां का आईएनजी वर्ब है, वर्ब है। तो यहाँ आईएनजी के पहले इज एम आर आ रहा है ना, एम आ रहा है, तो यहाँ का आईएनजी वर्ब है। और कैसा वाला वर्ब? स्टेटिव वर्ब। किसी को सच्चाई जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ, यहाँ का डूइंग आईएनजी वर्ब था और स्टेटिव वर्ब था, तो ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेगा, नो होगा। बट यहाँ का नोइंग इज नॉट अ वर्ब। अगर यहाँ का नोइंग वर्ब होता ना, तो उसके पहले कुछ इज एम आर लगता, बट यहाँ तो कुछ इज एम आर नहीं है। तो यहाँ का, अभी मैं आपको नेक्स्ट मतलब पढ़ाऊंगी आगे, यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है, यहाँ का आईएनजी जीरेंड है। कभी कभी कोई आईएनजी वर्ड बगैर इज एम आर का आ गया तो वो वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ तो ये रूल लगेगा ही नहीं, जब ये वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है ही नहीं, तो इसका तब तो आईएनजी हो सकता है ना, ये जीरेंड है। और आगे मैं बताऊंगी जीरेंड क्या होता है। जीरेंड नाउन होता है, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड के रूप में नाउन का काम करता है। तो यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है, वर्ब होता तब वो स्टेटिव वर्ब होता तब उसका आईएनजी नहीं लगता है, बट यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, नाउन है, नाउन फॉर्म में आईएनजी लग सकता है। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब जीरेंड पढ़ाऊंगी ना उसमें बताऊंगी। जैसे जैसे ऐसा एक और सेंटेंस लिखती, आफ्टर नोइंग दैट, रुको एक एग्जांपल देती हूँ। जीरेंड चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने लिखा आई एम नोइंग द ट्रूथ। अभी जीरेंड नहीं भी समझ में आ रहा है, टेंशन मत लेना। अगर इज एम आर के बगैर आईएनजी आ रहा है तो वो आईएनजी वर्ब नहीं है, वो नाउन है, और नाउन फॉर्म में आईएनजी लग सकता है। आई एम नोइंग द ट्रूथ, और फिर मैंने लिखा आफ्टर
knowing the truth. I gave my opinion. सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना एडवाइस या ओपिनियन दिया. अब बोलोगे कि मैम यहाँ का नोइंग तो गलत है, बट यहाँ का नोइंग सही है. नोइंग आईएनजी गलत तब होगा ना जब वो वर्ब का काम कर रहा है. यहाँ का नोइंग वर्ब था, इसके पहले इज़-एम-आर लगा, ये वर्ब था, स्टेटिव वर्ब था, तो नो लगा दोगे. अगर आई वॉज रहता ना, आई वॉज नोइंग रहता तो मैं पास्ट टेंस में न्यू लगा देती. बट यहाँ का देखो, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यहाँ का नोइंग वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब ने एग्रीमेंट किससे किया? सब्जेक्ट से. तो हमारा जो ये वर्ब है, क्योंकि ये जो वर्ब है ना हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है. ठीक है, आई गेव माई, ये तो वर्ब है ही नहीं, क्योंकि आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले कुछ इज़-एम-आर आना चाहिए था. तो यहाँ इज़-एम-आर नहीं आया, ये वर्ब नहीं है. वर्ब तो ये है, और वर्ब किसके लिए लगा है? मैंने अपना ओपिनियन दिया. ट्रूथ ने अपना ओपिनियन नहीं दिया, मैंने दिया. मैं वाक्य का सब्जेक्ट हूं और ये मेरा वर्ब है, तो हमें इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया. अब ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये वर्ब है ही नहीं. सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब तो यहाँ मिल गया. ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है. और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन होना है या प्रोनाउन. तो ये प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन है. आप बोलोगे मैम नाउन कैसे हो गया? ये बगैर इज़-एम-आर का आईएनजी भी नाउन होता है, जिसको हम जीरेंड बोलते हैं. ठीक है, जीरेंड भी नाउन ही होता है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो यहाँ का आईएनजी सही है, क्योंकि यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है ही नहीं है, यहाँ नाउन है, तो लगा सकते हो. ठीक है. प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ओके, तो यही वाला सेंटेंस था. जो पहला वाला सेंटेंस नहीं नोट किया था, कर लो. यहाँ का नोइंग गलत है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होगा. बट यहाँ का नोइंग नाउन है, जीरेंड है. जीरेंड नहीं भी समझ में आया तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लें. आई एम हैविंग 3 कार्स, मेरे पास 3 कार है. तो 3 कार होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है ना. यहाँ मेरे पास क्या है? आई एम द ओनर, मैं 3 कार की मालिक हूँ. यहाँ ओनरशिप बता रहा है, और ओनरशिप वाले वर्ड्स भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं. स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता. आई हैव हो सकता, आई हैव. वाई आई एम नोइंग इज रॉन्ग, इतने देर से यही बता रही हूँ ना. आई एम नोइंग में नोइंग वर्ब का काम कर रहा है, और जब भी नोइंग वर्ब का काम करे वो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है. ठीक है, एक्शन वर्ब का आईएनजी होता है. उसी तरह कार होने में कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी हैव का आईएनजी होता भी है, बता रही हूँ. लिख लिया इसको. हाँ, अब मैंने यहाँ का हैविंग, ये जो हैविंग है ना बड़ा खूबसूरत वर्ड है. कभी कभी ये हैविंग स्टेटिव वर्ब का भी काम कर जाता है, और कभी कभी एक्शन वर्ब का भी करता है. वो तो सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है. ठीक है, आई एम हैविंग 3 कार, मेरे पास 3 कार है. मेरा कार होने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी होता ही नहीं. आईएनजी हटा दो. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर ले रहा हूँ. तो यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा है ना. यहाँ का हैविंग क्या बता रहा है? मैं अपना डिनर खा रहा हूँ, ईटिंग के सेंस में. जैसे मैंने लिखा आई एम हैविंग टी. ठीक है, तो यहाँ किस सेंस में? आई एम हैविंग टी का मतलब है कि मैं, ऊपर वाला भी सेंटेंस छोड़ देना, आई एम हैविंग टी. तो आई एम हैविंग 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताब है. तो मेरा किताब होने में कोई क्रिया नहीं हो रहा, तो वहाँ आईएनजी मत लगाना. ओके, लेकिन यहाँ तो हैविंग का सेंस क्या जा रहा है? आप चाय पी रहे हो,
पीने के सेंस में, और चाय वगैरह पीने में यहाँ का हैविंग एक्शन बता रहा है, और एक्शन वर्ब का तो आईएनजी होगा। उसी तरह आई एम हैविंग डिनर, यहाँ खाने के सेंस में, मेरे पास डिनर नहीं है, मैं डिनर खा रहा हूँ, तो यहाँ का हैविंग भी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब का आईएनजी होगा। ही इज हैविंग अ मीटिंग, उसका मीटिंग है, तो यहाँ भी मीटिंग में ही इज कंडक्टिंग अ मीटिंग, या वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, तो यहाँ भी एक्शन हो रहा है ना। जब भी हैविंग पोजेशन के सेंस में वहाँ आईएनजी मत लगाना। लेकिन ही इज हैविंग अ मीटिंग, कल उसका मीटिंग होने वाला है, कल वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, मीटिंग कंडक्ट करने में क्रिया होगी ना, कहीं मीटिंग के लिए जाओगे या कंडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ का जो हैविंग है ना, जैसे मैंने लिखा ही इज हैविंग फीवर, तो यहाँ का हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा, मालिकाना अधिकार नहीं है, यहाँ का सफरिंग, किसी चीज से आप ग्रसित हो, तो जहाँ सफरिंग का सेंस आए, खाने पीने का सेंस आए, कंडक्ट का सेंस आए, तो वहां तो एक्शन हो गया, वहां होगा, वहां होगा। इसको मैं और भी टेंस में डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके, तो हैविंग का सेंस देख लेना, जैसे मैंने लिखा ही इज हैविंग 2 बुक्स, उसके पास 2 किताब है। ही इज हैविंग 3 सन्स, उनके 3 बेटे हैं, उसके पास 3 बुक है, वो 3 बुक का मालिक है, तो यहाँ पे पोजेशन ओनरशिप बता रहा है। उसके 3 बेटे हैं, उसकी 3 बहनें हैं, यहाँ भी ओनरशिप बता रहा है। 3 बेटे का होना या 2 बुक का होना, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ का हैविंग स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनेगा। ही हैज, ठीक है, दे रहता तो हैव होता। अब आप बोलोगे मैम हैव क्यों नहीं लगा रहे हो? हैव इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना क्योंकि ही है, ठीक है, ही है, ही, तो ही के साथ हैव नहीं लगता है ना, यहाँ भी ही हैज। तो जहाँ का हैविंग मालिकाना अधिकार, पोजेशन वगैरह बताए वो स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी मत लगाना। बट यहाँ तो आईएनजी का मतलब, हैविंग का मतलब ही अलग जा रहा है। सफर कर रहा है फीवर में, ही हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो, ही इज सीइंग द मूवी, मूवी देख रहा है, किसी चीज को देखने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, आप चुपचाप बैठ के मूवी देख रहे हो, तो सीइंग नहीं कर सकते हो, सी का आईएनजी नहीं होता है, या ही सीज द मूवी, या ही इज वॉचिंग कर सकते हो, वॉच का आईएनजी होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ ही सीज द मूवी भी कर सकते हो या ही इज वॉचिंग भी कर सकते हो, लेकिन देखो ही इज यहाँ तो देखने के सेंस में, वो मूवी देख रहा है, देखने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ओके, आईएनजी लगा यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन ही इज सीइंग द पीएम टुमारो, इसका मतलब क्या है? जैसे हम कभी कभी किसी को बोलते हैं ना सी यू सून, सी यू सून का मतलब है कि मैं तुम्हें अगली बार देखूंगा नहीं, मैं मिलूंगा। ही इज सीइंग द पीएम टुमारो, यहाँ तो सीइंग देखने के सेंस में है, और देखने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो सी का आईएनजी मत बनाना, वॉच का आईएनजी बनता है, लेकिन यहाँ तो सीइंग का मीटिंग के सेंस में ना, कल वो पीएम से मिलने वाला है, मिलने में क्रिया होगी ना, जाएगा कहीं पे, मिलेगा, हाथ मिलाएगा, तो मीटिंग के सेंस में। और यहाँ भी सीइंग सही है, क्योंकि यहाँ सीइंग इज बिलीविंग, ये वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये आईएनजी नाउन है जीरेंड के रूप में, जीरेंड भी तो नाउन है, और नाउन भी तो वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। और यहाँ अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला है ना कि आईएनजी के साथ इज वगैरह आ गया तो मेन वर्ब है, मैंने आईएनजी के बाद नहीं बोला है, आईएनजी से पहले इज एम आर आ गया तब वो वर्ब है, और वो स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आईएनजी के पहले नहीं आया ना, बाद में आया, तो ये जीरंडे होगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो इज एम आर आया है, यहाँ का सिंग भी तो वर्ब है, बट ये एक्शन वाला वर्ब है ना, एक्शन वाला वर्ब है, उसका आईएनजी बनेगा। यहाँ सीइंग का मतलब विजिटिंग के सेंस में, ही इज सीइंग द पीएम टुमारो, मतलब ही इज मीटिंग, कल वो पीएम से मिलने वाला है, ही इज विजिटिंग। इसको और भी टेंस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फोर्थ में सी कौन सा बोल रहे हो मैम? फोर्थ एक बार फिर से बता दीजिए। ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, तो ऐसा नहीं है ना, मालिकाना अधिकार नहीं बता रहा है ना, ही इज हैविंग अ मीटिंग का मतलब है उसके पास एक मीटिंग है। जैसे मैंने लिखा ही इज, रुको रुको रुको,
मैंने लिखा, देखो, he is having a beautiful house, ठीक है, उसके पास एक सुंदर सा घर है। फिर मैंने लिखा he is having a meeting tomorrow, कल उसके यहाँ मालिकाना अधिकार नहीं बता रहा है ना, उसके पास एक मीटिंग है, या ही इज हैविंग टी। तो हैव का आईएनजी तब नहीं होगा ना जब वो ओनरशिप बताए। ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे वो एक ब्यूटीफुल हाउस का मालिक है, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे हैविंग ओनरशिप बता रहा है, ठीक है। और ही इज हैविंग अ मीटिंग, कल वो मीटिंग कंडक्ट करने वाला है, कल उसने एक मीटिंग का आयोजन किया है, या कल एक मीटिंग अटेंड करने वाला है, ही इज अटेंडिंग अ मीटिंग। और ही इज हैविंग टी का मतलब है पीने के सेंस। तो थोड़ा सेंटेंस देखो, ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल टाइप, उसके पास एक सुंदर घर है, तो यहाँ का हैविंग ओनरशिप बता रहा है ना, जहाँ मालिकाना अधिकार का सेंस आए वहां मत लगाना आइए। बट यहाँ मालिकाना अधिकार का सेंस नहीं आ रहा ना, मीटिंग अटेंड करने वाला है, मीटिंग कंडक्ट करेगा, जाएगा कहीं पे कंडक्ट करेगा, पीने में क्रिया हो रही है तो वहां लगा देना, ठीक है। मैं सब बताऊंगी, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैम लिसन का सॉरी, उसको कुछ चैप्टर हम टेंस के लिए भी छोड़ेंगे कि मैम सी का आईएनजी आपने नहीं किया, बट वॉच का आईएनजी बनता है, तो ये सब थोड़ा सा हम टेंस में बताऊंगी। अभी सब डिटेल में पढ़ाने लगूंगी ना तो लगेगा कि मैं टेंस चैप्टर पढ़ा रही हूँ। सेवेंथ वाला, कल वो पीएम को देखने नहीं जा रहा है, ही इज सी यू सून, कल वो पीएम से मिलने जा रहा है, ठीक है। विजिटिंग का सेंस है, यहाँ देखने का सेंस है तो आईएनजी मत लगाना, यहाँ सीइंग का मतलब है देखना, सॉरी विजिट करने की। चलो ये हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है, वर्ब चैप्टर, इसीलिए वर्ब चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है। आज पूरा क्लास हमें लग गया स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब पढ़ने में, और इससे कैसे कैसे एग्जाम में एरर आता है। स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब एडवर्ब लेता है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है और एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है। ये कर लिया हमने। अब हमने वर्ब को जो स्टेटिव और एक्शन वर्ब में डिवाइड किया था, किसके आधार पे, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया था। नॉन एक्शन वाला को हमने स्टेटिव वर्ब बोला था और एक्शन वाले वर्ब को एक्शन वर्ब बोला था। फिर मैं वर्ब को दो भाग में बांटूंगी, वो तो एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे बांटा था। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सब एक्टिव पैसिव में बहुत हेल्प करने वाला है। ऑब्जेक्ट के आधार पे, ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब मुझे बताओ कि किसका किसका ऑब्जेक्ट होता है। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था तो आपको याद होगा, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। ओके, राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने बैच स्टार्ट किया था, ध्यान से सुनो, ज्यादा कमेंट्स मत करिए, ओके, कमेंट्स मत करिए, एकदम ध्यान से सुनिए। एक ही चीज को ना आप लोग बार बार पूछ रहे हो, जबकि जो आपके दिमाग में डाउट आने वाला है वो सब मैं बता देती हूँ पहले। दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने लिखा ही गेव अ रिंग, फिर मैंने लिखा ही गेव मी अ रिंग, फिर लिखा मैंने, थोड़ा सा बता देती हूँ, ही गेव अ रिंग टू मी। ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, उसने रिंग दिया और उसने मुझे रिंग दिया। तो यहाँ ये मैंने फर्स्ट डे बहुत डिटेल में पढ़ाया था ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी कभी तो हमारे वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट। यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये टू। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का है, और ये ऑब्जेक्ट भी वर्ब ही का है। ये जो वर्ब है इसी का ऑब्जेक्ट है,
और एक और ऑब्जेक्ट है। कभी कभी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी वर्ब के एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, उसने रिंग दिया बट उसने मुझे रिंग दिया, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। और दोनों ऑब्जेक्ट किसका है? दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया भी था, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो दो चीज का ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक प्रेपोजिशन का। इन दोनों में तो कोई प्रेपोजिशन था ही नहीं। यहाँ पे वर्ब का एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है। पहला वाला को इनडायरेक्ट बोलते हैं, दूसरा वाले को डायरेक्ट। अब यहाँ भी हमारा दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट आया है बट बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, तो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। बट यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट आया है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और ये प्रेपोजिशन है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया है, एक प्रेपोजिशन का होता है हु है और एक वर्ब का है। इतना पीटूंगी ना, अ रिंग तो सब्जेक्ट है। अ रिंग कहां से सब्जेक्ट हो गया? अ रिंग कहां से सब्जेक्ट हो गया, जरा बताना तो। अ रिंग, उसने एक रिंग दिया, यहाँ पे रिंग ने कोई काम किया है? अरे थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वर्ब है, ये वर्ब है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है। ही ने काम किया, यहाँ सब जगह ही सब्जेक्ट है। हाँ, पहला वाला इनडायरेक्ट होता है, दूसरा वाला डायरेक्ट होता है, हमेशा पहला वाला। कहां से रिंग सब्जेक्ट हो गया? रिंग तो ऑब्जेक्ट है। ही ने काम किया बट रिंग जाके किसी मिला तो किसी और को ना। शुरू के क्लासेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका कितना डिटेल में पढ़ाया है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कंफ्यूजन होगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 4 दिन किस लिए लगा था? हमेशा पहला वाला इनडायरेक्ट होता है, दूसरा वाला डायरेक्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्ब का होगा। अब इसको इसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मत मानना, क्योंकि दोनों वर्ब का नहीं है, एक प्रेपोजिशन का है और एक वर्ब का है। थर्ड वाले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है। थर्ड वाले सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान ही नहीं सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम तभी मानेंगे ना जब दो ऑब्जेक्ट लगातार आएगा और जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा। यहाँ तो दोनों वर्ब का है ना, तो ये वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। बट यहाँ पे लगातार थोड़ी आया है, एक तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब का हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करिए। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। टू के प्रेपोजिशन के बाद वाला वो वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है, प्रेपोजिशन का है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब जो दो लगातार आ गए। सब बताते जा रही हूँ, सब बताते जा रही हूँ, फिर भी एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हो। इतना दूर क्लियर है? हाँ, ज्यादा प्रोनाउन वोनाउन का ड्रामा मत करो, अपने से जो लॉजिक बना रहे हो ना, प्रोनाउन वाला इनडायरेक्ट होगा, नाउन वाला डायरेक्ट होगा। अरे अगर मैं राम लगा दो तो राम भी तो नाउन हो गया, तो हमारा इनडायरेक्ट नाउन भी हो सकता है, डायरेक्ट वाला भी नाउन हो सकता है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के आधार पे, अभी तो मैंने स्टेटिव और एक्शन बताया, अब आ जाओ एक्शन। ये ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? एक है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अरे मतलब देख लेना हिंदी। और ये है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वो छोड़ो। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर। और इन का मतलब होता है नो। रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो ट्रांसफर। तो आप बोलोगे मैम ट्रांसफर और नोट ऐसे क्यों याद दिला रहे हो कि ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांसफर होता है और इन का मतलब है नो, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये ट्रांसफर का मतलब क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पर हमारा एक्शन जो है ये सब्जेक्ट से ट्रांसफर होके ऑब्जेक्ट पर जाता है। बीच में तो वर्ब रहेगा ही,
मतलब यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उसका सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की गई, बट उसका प्रभाव तो जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ा, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे याद रखो, ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, काम सब्जेक्ट कर रहा है, प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में। कोई भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए। ओके, अब आ जाओ, इनट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम सब्जेक्ट कर रहा है और प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ा, काम भी उसी ने किया और असर भी उसी पे पड़ा है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, इसीलिए ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, बट यहाँ तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। हैविंग का स्टेटिव वर्ब कब बनेगा? जब हैविंग खाने पीने फीवर वो सेंस में रहे तब बनेगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब टेंस पढ़ाऊंगी ना, हैविंग वाला। इसको लिखिए, ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और याद रखना कि कौन वाला ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं लेता, वर्ब का। चलो अब मैं आपको सेंटेंसेस देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। वैसे तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, क्या करूँ अब, चलो छोड़ो। यहाँ पे ये देखो, स्टॉप्ड, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, this is a verb and this is also a verb. Now we have to identify whether that particular word is a transitive verb or an intransitive verb. अभी लिखना नहीं है, पहले ध्यान से सुनिए। The driver stopped the train. काम किसने किया? ड्राइवर ने रोकने का काम किया, बट उसका प्रभाव पे जाके ट्रेन पे पड़ा ना, रुका ड्राइवर नहीं, रुका तो ट्रेन ना। तो यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, काम ड्राइवर ने किया बट उसका इफेक्ट जाके ट्रेन पे पड़ा, ड्राइवर खुद नहीं रुका, रुका तो ट्रेन। तो यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, ड्राइवर से एक्शन निकल के ट्रेन पे जाके प्रभाव पड़ा। तो ये वाला वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, क्योंकि प्रभाव ड्राइवर पे नहीं पड़ा, प्रभाव तो जाके ट्रेन पे पड़ा, रुका तो जाके ट्रेन ना। तो सो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ का स्टॉप्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज टेकिंग एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, और ट्रेन इज अ नाउन, इसके पहले द लगा, आर्टिकल लगा है, नाउन। ओके, अब आ जाओ, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, ड्राइवर अचानक से रुक गया। तो यहाँ रुका कौन? यहाँ तो रुका ट्रेन, प्रभाव जाके ट्रेन पे पड़ा, रुका ट्रेन, बट यहाँ ड्राइवर अचानक से रुक गया। तो यहाँ तो प्रभाव किसी और चीज पे नहीं पड़ा ना, ड्राइवर पे ही पड़ा, ड्राइवर ही अचानक ने, ड्राइवर ने ही ब्रेक लगाया और ड्राइवर ही रुक गया। तो यहाँ का स्टॉप्ड ये भी वर्ब है। और सडनली क्या है? सडनली इज नॉट अ नाउन, सडनली इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, सडनली यहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना, बट सडनली नाउन प्रोनाउन नहीं है। सडनली किसकी विशेषता बता रहा है? ड्राइवर सडनली नहीं है, ड्राइवर सडनली रोका, तो स्टॉप्ड की विशेषता बता रहा है। और स्टॉप्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन प्रोनाउन चाहिए, बट ये तो एडवर्ब है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ का स्टॉप्ड इज इनट्रांजिटिव। इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ का स्टॉप्ड जो है ट्रांजिटिव है। कैसे पता चला ट्रांजिटिव है? क्योंकि ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लिया है। और कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, बट ये तो नाउन है, द लगा है। और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए, बट ये तो एडवर्ब है।
ठीक है, ये इंट्रांजिटिव है। और इसको थोड़ा सा लॉजिकली और भी याद कर सकते हो कि यहाँ ड्राइवर ने काम किया बट रुका तो जाके ट्रेन ना, प्रभाव तो ट्रेन पे पड़ा, तो यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हुआ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, तो ट्रांजिटिव होगा। बट यहाँ ड्राइवर ने किसी चीज को रोका नहीं, ड्राइवर ने खुद को रोका, तो ये इंट्रांजिटिव। अब देखो दैट द लायन फॉट विद द वुल्फ। अब मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो प्रेपोजिशन सॉरी नाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, लायन ने वुल्फ से लड़ा, तो यहाँ का फॉट को तो होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए था ना, बट यहाँ का तो इंट्रांजिटिव है। बट क्यों? मैंने क्या बोला है कि वर्ब ट्रांजिटिव बनता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में भी वर्ब के ऑब्जेक्ट से। बट ये वाला जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं बनता है। वर्ब को ट्रांजिटिव बनने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, बट ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब ने वुल्फ को मार डाला, मारा लायन ने, लायन ने वर्ब नहीं, लायन ने वुल्फ को मारा, काम लायन ने किया बट प्रभाव जाके वुल्फ पे पड़ा, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे वर्ब ट्रांजिटिव बनता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव वो वर्ब बनता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं बनता। तो आप समझ रहे होगे कि मैम ने इतने डिटेल में पहला क्लास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ाया था। नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, यूट्यूब क्लास भी है आज। नीचे चले जाना, ब्रेकफास्ट लेके आ जाना। ओके, ये वाला बहुत जगह यूज होगा, ये एक्टिव पैसिव में भी यूज होगा, वॉइस पढ़ाऊंगी ना, एक्टिव पैसिव में भर भर के यूज होगा। जब मैं इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी, इन्फिनेटिव चैप्टर, वहां पे यूज होगा, इन्फिनेटिव में पढ़ाऊंगी, देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। और अब बताना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा नहीं है कि सन कोई काम कर रहा है और प्रभाव जाके ईस्ट पे पड़ रहा है, तो ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है, बट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव थोड़ी बनता है, वर्ब को ट्रांजिटिव बनने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए इंट्रांजिटिव है। सन खुद ही ईस्ट में राइज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सन ने कोई राइज किया और प्रभाव किसी और पे पड़ा। ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर, देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट और यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे दोनों वर्ब के बाद आया है ना, दोनों वर्ब के बाद आया, तो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। ये भी कभी कभी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट होता है, जब वर्ब का दो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब, डायट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ गया और दोनों वर्ब का आ गया, तो उसको हम डायट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लिखते जाइए। डाई का मतलब ही होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, नीचे वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आया, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, और वर्ब को ट्रांजिटिव बनाने सॉरी, वो वर्ब ट्रांजिटिव तभी बनेगा जब वर्ब का ऑब्जेक्ट आए, और यहाँ तो वर्ब के पास दो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है,
दो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डायट्रांजिटिव, या तो भर भर के ट्रांजिटिव है डायट्रांजिटिव। अब ये वाला देखो, अब बोलोगे कि मैम इसको डायट्रांजिटिव नहीं बोल सकते क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आया है, अलग अलग है, अलग अलग है, ये एक वर्ब का है और एक प्रेपोजिशन का है, बट वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ का यहाँ भी ट्रांजिटिव हो। अगर अकेला प्रेपोजिशन का होता तो मैं इंट्रांजिटिव मानती, बट यहाँ तो एक वर्ब का भी है और एक प्रेपोजिशन का भी, तो वर्ब का तो है ही ट्रांजिटिव। ये यहीं तक रहने देते हैं। सिक्स्थ में ट्रांजिटिव होगा, हाँ ट्रांजिटिव होगा। अगर अकेला प्रेपोजिशन का रहता तब मैं इंट्रांजिटिव मानती, बट यहाँ प्रेपोजिशन के साथ साथ एक वर्ब का भी तो है, वर्ब का एक भी ऑब्जेक्ट आ गया तो वो ट्रांजिटिव होगा। कभी कभी तो दो का आ जाता है। ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं, कल करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है। ये मत पूछना कि वर्ब का कितना क्लास होगा, चुपचाप पढ़ते जाओ, आज तो वर्ब का पहले ही क्लास है, सब ड्रामा बंद करो। ये कल हम लोग V1 V2 करेंगे। ओके, कल हम ऑक्सिलरी और मेन करेंगे, फिर V1 V2। ओके।